दीवार पर लटकी पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज उस खामोश घर में ऐसे गूंज रही थी जैसे वो वक्त नहीं बल्कि किसी टूटते हुए दिल की धड़कन गिन रही हो। साराई बेगम ने बिस्तर की नरम रजाई पर आहिस्ता से हाथ फेरा। उनके चेहरे पर एक मीठा मगर गहरा दर्द फैला हुआ था। उनकी आंखों में बीते हुए कल की चमक थी जब यह कमरा उनके शौहर की मुस्कुराहट और उनके इकलौते बेटे अरसलान की नन्ही कहकहों से महकता था। आज अरसलान की शादी को ठीक 3 महीने हुए थे, लेकिन सारा बेगम के जहन में बस एक ही ख्याल था, मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। उनकी ममता की मोहब्बत अब शक के जहर में डूबकर नफरत में बदल चुकी थी। वो पलटकर बैठ गईं। उनके बालों में चांदी की तरह सफेदी चमक रही थी और उनकी झुर्रियों में सालों की मेहनत का साफ पता चलता था। दरवाजे के पास आहिस्ता से खड़ा शेरू, वो वफादार पीला कुत्ता, अपनी दुम हिलाए बिना उन्हें देखता रहा। उस कुत्ते की गहरी आंखें सारा बेगम के दुख को पढ़ रही थी। वो उठ खड़ी हुई और चलती हुई आहिस्ता से किचन की तरफ गई। सुबह की पहली रोशनी किचन की खिड़की से अंदर आ रही थी। आयशा, उनकी बहू, चूल्हे के पास खड़ी नाश्ता बना रही थी। उसने एक सादा लेकिन साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था और उसके चेहरे पर नई जिंदगी की ताजगी थी। जैसे ही सारा बेगम अंदर आई, आयशा ने एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, मैं आपके लिए चाय बना ही रही थी। सारा बेगम ने कोई जवाब न दिया। उनका लहजा हल्का मगर पत्थर की तरह सख्त था। मुझे तुम्हारी बनाई हुई चाय की जरूरत नहीं, मैं अपने हाथ से बना लूंगी। ये सिर्फ चाय की बात नहीं थी, ये घर के इख्तियार और कंट्रोल की जंग थी। आयशा का चेहरा वो ताजगी यकाएक मुरझा गई। उसने चूल्हे से चौंका उतारा और एक लंबी खामोश सांस ली। उसने फौरन किचन से निकल गई। उसके दिल की धड़कन तेजी से बज रही थी। ठीक उसी वक्त अरसलान, जो एक बैंक मैनेजर था, ऑफिस जाने के लिए निकला। उसने किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, अकेले क्यों नाश्ता बना रही है? आयशा कहाँ है? हम सब साथ खाते हैं। सारा बेगम ने अपनी आंखों में आंसू लाए और झूठ बोला, वो आराम कर रही होगी। जब से आई है सिर्फ बिस्तर तोड़ना सीखा है। तुम्हारा सारा वक्त तो उसे दे दिया है, मुझे तो याद भी नहीं करते। अरसलान का माथा हल्का सा शिकने लगा। अम्मी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आयशा भी अब इस घर की बेटी है और मैं अब आपका छोटा बच्चा नहीं रहा। उनकी ये बात सारा बेगम के दिल में खंजर की तरह लगी। हाँ, वही तो मसला है। वो आई है और तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। बाहर के कमरे में खड़ी आयशा ने ये मंजर, ये मुकालमा खामोशी से सुन लिया। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने अरसलान के पास जाकर उसे तसल्ली दी। अरसलान, परेशान न हो, मैं अम्मी जान से बात करूंगी। शायद उन्हें वो प्यार और वक्त नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार है। आयशा की ये कुर्बानी थी कि वो जालिम शक का मुकाबला मोहब्बत से करना चाहती थी, लेकिन सारा बेगम ने अपने मंसूबे जारी रखे। खाने के बाद उन्होंने अरसलान से कहा, तुम्हारी चाची ने तुम्हें दावत पर बुलाया था, तुम्हें जाना चाहिए था। अरसलान ने हैरत से कहा, लेकिन अम्मी, आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। सारा बेगम ने फौरन कहा, तुम्हारी बीवी ने मना किया होगा, उसे तुम्हारी रिश्तेदारी पसंद नहीं। ये पहला बेबुनियाद इल्जाम था जिसने अरसलान के दिल में आयशा के खिलाफ शक की बुनियाद रख दी। सारा बेगम ने अपनी जीत महसूस की। रात को उन्होंने बिस्तर पर लेटकर सिर्फ यही सोचा कि वो आयशा को इस घर से दूर करने के लिए क्या करे। खामोशी से उन्होंने एक घिनौना मंसूबा बना लिया। अगली सुबह सारा बेगम ने आयशा को आवाज दी और एक जंग आलूद लोहे के संदूक में रखे अपने पुराने कीमती जेवर दिखाए। ये सब खानदान की निशानियां हैं, तुम इन्हें साफ कर दो, लेकिन याद रहे इन्हें संभाल कर रखना। आयशा खुश थी कि शायद अब सारा बेगम का दिल नरम हो रहा है। उसने काम शुरू कर दिया, मगर वो नहीं जानती थी कि ये सारा बेगम के मनहूस मंसूबे का पहला कदम था। आयशा ने वो तमाम कीमती जेवरात जिनमें सोना और चांदी शामिल थी, बड़े एहतराम से संदूक से निकाल ली। वो जेवर पुराने थे, लेकिन उनकी बनावट में जमाने की कशिश थी। दोपहर की हल्की रोशनी कमरे के दरवाजे से अंदर आ रही थी और जेवर पर पड़कर हल्की चमक पैदा कर रही थी। आयशा ने एक नरम कपड़ा लिया और हर जेवर को निहायत एहतियात से साफ करना शुरू किया। उसकी नीयत साफ थी, वो इस मेहनत को रिश्तों की मजबूती की तरफ एक कदम समझ रही थी।
उसकी मासूमियत उसे आने वाले खतरे से बेखबर रखती थी। किचन में इस दौरान सारा बेगम अपनी पुरानी सहेली हजरा बुआ से फोन पर बात कर रही थी। सारा बेगम की आवाज हल्की और दरमियानी थी, मगर लफ्जों में गहरी रंजिश थी। हजरा, तुम्हें क्या लगता है, मेरी बहू बावर से तो बहुत मासूम बनती है, मगर अंदर से बहुत चालाक है। मेरा बेटा बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गया है। हजरा बुआ की बातों ने सारा बेगम के शक की आग को मजीद हवा दी। सारा बेगम फौरन अपने कमरे में वापस आई। आयेशा अभी भी जेवरों को साफ कर रही थी। कमरे का माहौल अब ताज़ा कपड़ों और जेवर की चमक से पुरसुकून लग रहा था। सारा बेगम ने एक नज़र आयेशा पर डाली और फिर उनकी नज़र संदूक पर पड़ी। उस संदूक के अंदर जेवर के नीचे एक छोटा सा पुराना जंग आलूद ताली का टुकड़ा था। ये ताली अरसलान के वालिद की आखिरी निशानी थी। सारा बेगम बिना कोई आवाज निकाले आयेशा के करीब आईं। आयेशा ने पलटकर देखा और मुस्कुराई। अम्मी जान, ये जेवर कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, सारा बेगम ने बेरुखी से कहा। वो साफ करके इसी संदूक में रख दो, मैं फिर बाहर का कमरा साफ करके तुम्हें बताऊंगी कि कहाँ रखना है। सारा बेगम फौरन वापस चली गई, मगर वो एक छोटा सा वक्फा लेकर गई थी। जब वो चली गई तो आयेशा ने वो सारे साफ शुदा जेवर संदूक में वापस रख दिए और उसे बंद कर दिया। सारा बेगम ने बाहर से नजर रखते हुए उसी वक्त का फायदा उठाया। वो फौरन वापस आईं। आयेशा संदूक बंद कर चुकी थी। सारा बेगम ने बड़ी आहिस्ता से, इस तरह की उसकी आवाज भी ना आई, वो जंग आलूद ताली का टुकड़ा उठाया जो जेवर के नीचे रखा था। उनका दिल जोर से धड़का। ये गुनाह का पहला कदम था। उन्होंने वो टुकड़ा अपनी जेब में छुपा लिया और इस तरह से बाहर चली गईं जैसे वो सिर्फ पानी पीने आई हो। शाम को जब अरसलान ऑफिस से वापस आया तो घर का माहौल अजीबो गरीब खामोशी में डूबा हुआ था। उसकी नज़र शेरू पर पड़ी जो जमीन पर लेटा हुआ था और बेचैनी से आहिस्ता आहिस्ता दुम हिला रहा था। अरसलान सीधा अपनी माँ के पास गया। सारा बेगम बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा गहरा और गमगीन था। अम्मी, क्या हुआ, आप ठीक हैं? अरसलान की आवाज में गहरा खौफ था। सारा बेगम ने लंबी सांस ली और फिर आंसू बहा दिए। वो आंसू जो मक्कारपन और दुखी माँ की तस्वीर का मेल थे। मेरा दिल टूट गया बेटे। वो ताली, तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी, वो अब संदूक में नहीं है। अरसलान को एक तेज झटका लगा। नहीं, सारा बेगम ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने अच्छी तरह देखा। सुबह मैंने आयेशा को जेवर साफ करने को दिए थे। उसके बाद से वो ताली गायब है। मुझे नहीं पता उसने कहाँ छुपा दी। शायद उसे ये पसंद नहीं कि पुरानी चीजें इस घर में रहे। सारा बेगम ने एक ही वक्त में झूठ और आयेशा की नीयत पर शक का वार किया। अरसलान का रंग पीला पड़ गया। उसकी आंखों में बेयकीनी और गुस्सा दोनों थे। उसका दिल दोहरी कशमकश में फंस गया। अरसलान फौरन अपने कमरे की तरफ भागा। आयेशा बिस्तर पर बैठी कुछ पढ़ रही थी। जैसे ही अरसलान अंदर आया, उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर आयेशा हैरान रह गई। अरसलान, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरसलान की आवाज तेज और पत्थर जैसी थी। तुमने वो ताली कहाँ रखी है? आयेशा, अब्बू की आखिरी निशानी कहाँ है? आयेशा का दिल डूब गया। उसे समझ नहीं आया। कैसी ताली अरसलान? मैंने तो कोई ताली नहीं उठाई। मैंने जेवर साफ किए और वापस संदूक में रख दिए थे। अरसलान रुक गया और अपनी बीवी को गुस्से से घूरा। झूठ मत बोलो, अम्मी ने खुद बताया है कि तुम्हारी सफाई के बाद वो गायब है। मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो अपने गम में रो रही है। आयेशा ने अपने सर को पकड़ा। उसके आंसू बेइख्तियार निकल आए। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, सिर्फ एक ताली के टुकड़े के लिए? अरसलान, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं? उसका लहजा टूटा हुआ था। अरसलान कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। अरसलान कमरे से निकल गया और आयेशा जमीन पर बैठ गई। उसका सदमा गहरा था। शेरू जो बाहर खड़ा था, उसने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वो आयेशा का दुख महसूस कर रहा हो। सारा बेगम ने जब अरसलान को गुस्से में कमरे से निकलते देखा तो वो हल्की सी मुस्कुराई। उनकी कामयाबी की पहली निशानी थी ये। उन्होंने आहिस्ता से अपनी जेब टटोली। ताली का टुकड़ा उसमें छिपा हुआ था।
उस रात अरसलान और आयशा के दरमियान एक लंबी, सर्दी और गीली खामोशी छाई रही। अरसलान ने अपने आप को अपनी माँ के पास ही रोका, उन्हें तसल्ली देने के बहाने। वो ताली का टुकड़ा जो जज्बाती तौर पर बहुत कीमती बना दिया गया था, अब सारा बेगम के हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सारा बेगम ने यह दिखाया कि वो इतनी दुखी हैं कि उन्होंने रात को खाना भी नहीं खाया। उनका नाटक इतना हकीकी था कि अरसलान का दिल पूरी तरह से अपनी बीवी के खिलाफ हो चुका था। आधी रात का वक्त था। कमरे में सिर्फ हल्की सी रोशनी जल रही थी। आयशा ने बिस्तर पर करवट बदली। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ नाकाम मोहब्बत का दर्द था। उसने उस झूठ को बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन उसे ये बात तकलीफ दे रही थी कि अरसलान ने उस पर यकतरफा यकीन कर लिया। आयशा उठी और अपने दिल के बोझ को हल्का करने के लिए वो आंगन में चली गई। दिसंबर की सर्दी थी। आंगन में शेरू आहिस्ता से जमीन पर लेटा हुआ था। जैसे ही उसने आयशा को देखा, वो उठकर उसके पास आया और अपना सर आहिस्ता से उसके पांव से रगड़ने लगा। वो बेजुबान जानवर उसके गम को महसूस कर रहा था। आयशा झुकी और शेरू के सर पर प्यार से हाथ फेरा। तू ही है शेरू जो मुझे इस घर में समझता है, उसने आहिस्ता से फुसफुसाया। उसके आंसू खामोशी से गिर रहे थे। अगली सुबह सारा बेगम ने अपने मंसूबे का दूसरा खतरनाक कदम उठाया। नाश्ते के दौरान जब अरसलान ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था और आयशा किचन में थी, सारा बेगम ने एक अजीब सा काम किया। उन्होंने अरसलान की जेब में से उसके वॉलेट बटुए से 2000 रुपए निकाल लिए। वो फौरन अपने कमरे में आकर वो रकम, वही पुराना ताली का टुकड़ा और एक पुराना हल्का सा टूटा हुआ चांदी का चमचा, ये सब आयशा के कपड़ों की अलमारी में उसके एक जोड़े के नीचे छुपा दिया। ये सबूत था जो उन्होंने खुद बनाया था। जब अरसलान नाश्ता कर रहा था, सारा बेगम आकर उसके करीब बैठ गईं। उनका चेहरा अब भी मासूम और बेबस लग रहा था। उन्होंने बात इस तरह घुमाया कि उसकी बात में सच्चाई का शुबा पैदा हो गया। बेटे, तुम्हारी चाची ने तुम्हें ट्रांसफर करना था। मैं तुम्हारा वॉलेट देख रही थी, तुम्हारा पेपर नजर नहीं आया। अरसलान ने कहा कि वो ऑफिस जाकर चेक कर लेगा। जब अरसलान ऑफिस चला गया, सारा बेगम सीधी आयशा के कमरे में गई। आयशा कमरे में मौजूद नहीं थी। सारा बेगम ने फौरन अलमारी खोली और जहां उन्होंने चीजें छुपाई थीं, वहां से वो सिर्फ 2000 रुपए के नोट उठा लिए। वो ताली और टूटा हुआ चांदी का चमचा वहां ही रहने दिया। वो रुपए सारा बेगम ने वापस अरसलान के वॉलेट में रख दिए। उनकी चाल थी कि वो चोरी और कूड़ा करकट वेस्ट दोनों का इल्जाम एक साथ लगा दे। दोपहर को सारा बेगम ने अरसलान को कॉल किया। उनकी आवाज रोती हुई और घबराती हुई थी। अरसलान, बेटा जल्दी आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे डर लग रहा है। अरसलान, जो अपनी माँ की तबीयत से बहुत फिक्रमंद था, फौरन बैंक से छुट्टी लेकर घर की तरफ भागा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि सारा बेगम बिस्तर पर लेटी है और उनका चेहरा पीला पड़ चुका है। सारा बेगम ने अरसलान से अपने पुराने चांदी के जेवर निकालने को कहा। जब अरसलान जेवर निकाल रहा था, सारा बेगम ने मुंह दूसरी तरफ किया और धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। मैं अब और ये सब नहीं सह सकती। मुझे डर लग रहा है कि कोई मेरे जेवर चुरा रहा है। कल ताली, आज शायद जोड़ियां। उन्होंने अरसलान का हाथ पकड़ा। बेटे, तुम्हारी बहू तुम्हारे अब्बू की ताली और मेरा चांदी का चमचा अपनी अलमारी में छुपा कर गई थी। तुम खुद जाकर देखो। सारा बेगम ने सिनेमैटिक तरह से अपना सर तकिए में दबा लिया। अरसलान का दिल छीन हो गया। उसका यकीन सिर्फ अपनी मां पर था। वो बिना किसी दूसरे लफ्ज के आयशा के कमरे की तरफ भागा। आयशा चौखट पर खड़ी थी। अरसलान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा अलमारी की तरफ गया। उसने तेजी से कपड़े निकालने शुरू किए। अरसलान, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे कपड़े क्यों फेंक रहे हो? आयशा की आवाज में बेइज्जती का एहसास था। अरसलान ने जोर से उस जोड़े को नीचे फेंका जिसके नीचे सारा बेगम ने चीजें छुपाई थी।
वहां जमीन पर गिरते ही वो ताली का जंग-आलूद टुकड़ा और टूटा हुआ चांदी का चम्मच साफ नजर आने लगा। आयेशा की आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं आया। ये यहाँ कैसे आया? अरसलान, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। उसे यकीन था कि ये काम सारा बेगम का है, मगर अरसलान ने उसकी कोई बात न सुनी। उसका चेहरा कहर आलूद था। झूठ मत बोलो, तुमने मेरी माँ पर पहली बार झूठ का इल्जाम लगाया, और अब तुम्हारी अलमारी में वो निशानियां हैं जिन्हें तुमने चोरी किया। मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी। निकल जाओ इस घर से। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरसलान की आवाज में चीख थी। आयशा जमीन पर बैठ गई। उसका सदमा इतना गहरा था। उसने अपने आखिरी आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज में कहा, ठीक है अरसलान, अगर तुम्हारा यकीन मुझ पर नहीं अपनी मां के झूठ पर है तो मैं चली जाती हूं। मगर याद रखना, एक दिन ये झूठ तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास करोगे। उसने जल्दी से अपने कुछ कपड़े थैले में डाली और घर से निकल गई। शेरू, जो ये सब देखता रहा, वो चौखट पर आकर बैठ गया और मायूसी में धीमी आवाज में रोने लगा, जैसे उसे पता हो कि कितना बड़ा जुल्म हो चुका है। आयशा जब घर से निकली तो उसके पास कोई खास ठिकाना नहीं था। उसके दिल में अरसलान की नायकीनी और सारा बेगम की जुल्म की तीर चुभाए हुए थे। उसके कदम तेजी से चल रहे थे, जैसे वो उस घर की हवा से भी दूर हो जाना चाहती हो। दिसंबर की शाम ढल रही थी और सर्द हवा उसके चेहरे से टकराकर उसके गम को गहरा कर रही थी। वो रास्ते में एक पुराने बेंच पर बैठ गई, जो मोहल्ले के कोने में था। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। उसका सबसे बड़ा गम उसके शौहर का बेबुनियाद इल्जाम था। वहां उस बेंच के करीब उसने एक बुजुर्ग शख्स को देखा, जो जमीन पर झुककर आहिस्ता आहिस्ता परिंदों को दाने डाल रहा था। उनका चेहरा सुकून भरा था। आयशा फौरन अपनी पुरानी दोस्त जोया के घर की तरफ चल दी, जो शहर के दूसरे कोने में रहती थी। इधर घर में अरसलान वो ताली और चांदी का टुकड़ा देखता रहा, जो उसकी माँ के झूठ की निशानी थे, मगर उसके लिए वो उसकी बीवी की गद्दारी के सबूत थे। उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसकी ज़हनियत में अपनी माँ का गम ज्यादा भारी था। सारा बेगम, जो सब कुछ अपने कमरे के दरवाजे से सुन चुकी थी, अब आहिस्ता से बाहर आई। उनके चेहरे पर अब खुशी थी, ऐसी खुशी जो दूसरों का घर उजाड़ कर मिली हो। उन्होंने अरसलान को कंधे से पकड़ा। बेटे, तूने ठीक किया, ऐसी लड़की इस घर में रहने के काबिल नहीं थी। उन्होंने अरसलान को गले लगा लिया और अरसलान को वही पुराना ममता भरा एहसास मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। मगर सारा बेगम की खुशी ज्यादा देर तक ना ठहरी। रात को जब अरसलान गहरी नींद सो रहा था, सारा बेगम ने वो जेवर जो बाकी बचे थे संदूक से निकालकर अपनी अलमारी में रख दिए। जब वो जेवर रख रही थी, ताली का टुकड़ा उनकी जेब से निकलकर बिस्तर के नीचे गिर गया। उन्हें पता भी ना चला। सुबह जब अरसलान जागा तो उसे टूटी हुई खामोशी चुभी। आयशा का कमरा खाली था। उसकी महक भी कमरे से जा चुकी थी। अरसलान ने कॉफी बनाई और टीवी ऑन किया। वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने एहसास जुर्म को दबा दे। वही उस खामोशी में वही वफादार शेरू अरसलान के कमरे में आया, बिस्तर की तरफ गया और बेचैनी से हल्की आवाज निकालने लगा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। शेरू ने अपना सर बिस्तर के नीचे डाला और कुछ देर बाद वही जंग-आलूद ताली का टुकड़ा मुंह में दबाकर बाहर निकल आया। शेरू अरसलान के पास आया और वो ताली का टुकड़ा अरसलान के पांव के करीब रख दिया। अरसलान ने हैरत से वो ताली का टुकड़ा उठाया। ये तो वही ताली है जो आयशा की अलमारी में मिली थी, मगर ये यहाँ कैसे? अरसलान का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर ये ताली आयशा की अलमारी से मिली थी, तो फिर दोबारा उसकी माँ के कमरे के करीब कैसे आ गई? उसने फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ देखा। सारा बेगम गहरी नींद सो रही थी। अरसलान को एक शुबा हुआ। उसने चुपके से अपनी माँ के कमरे में कदम रखा। उसकी नजर फौरन उस पुराने संदूक पर पड़ी। वो संदूक अब खाली लग रहा था। अरसलान ने हिम्मत की और वो संदूक खोला। उसमें सिर्फ पुराने फटे हुए कपड़ों के टुकड़े थे। कीमती जेवर गायब थे। अरसलान को एक तेज झटका लगा। उसने फौरन अपनी माँ की अलमारी खोली। अलमारी में
कपड़ों के नीचे वो सारे कीमती जेवर छिपाए हुए थे जिन्हें सारा बेगम ने कल रात निकाल लिया था। अरसलान का रंग पीला पड़ गया। उसका दिल शिद्दत से धड़का। उसने जल्दी से जेवर बाहर निकाले। इसका मतलब था कि सारा बेगम ने जानबूझकर ताली का टुकड़ा आयशा की अलमारी में डाला और जेवर वो खुद छिपा चुकी थी। झूठ की दीवार टूट चुकी थी। अरसलान को अपनी मां की मक्कार नीयत साफ नजर आई। उसे वो पल याद आया जब उसकी मां ने रोते हुए ताली गायब होने का झूठा इल्जाम लगाया था। उसे वो पल याद आया जब उसने आयशा पर गुस्सा किया और उसे घर से निकाल दिया। उसकी बीवी की आखिरी बात उसे चुभी, एक दिन ये जून तुम्हारे सामने आएगा। अरसलान जमीन पर बैठ गया। उसकी मां की सच्चाई उसके लिए किसी जहर से कम नहीं थी। उसने अपनी मां के प्यार पर बेपनाह यकीन किया और उस यकीन ने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। उसने फौरन अपने सेल फोन पर आयशा का नंबर डायल किया, मगर वो स्विच ऑफ था। उसने जोया का नंबर डायल किया, वो भी बंद था। अरसलान को लगा कि अब वो सब कुछ खो चुका है। वो चुपके से उठा। वो ताली और जेवर वापस संदूक में रखे। अरसलान ने जल्दी से कुछ रुपए लिए, गाड़ी की चाबी उठाई और घर से निकल गया। उसका मकसद था आयशा को ढूंढना। अरसलान की गाड़ी की रफ्तार तेजी से शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई जा रही थी। उसके चेहरे पर अब बेचैनी, शर्मिंदगी और पछतावे का गहरा रंग था। वो हर सिग्नल पर रुकता और उसकी आंखों के सामने आयशा का वो टूटा हुआ चेहरा घूमने लगता जब वो अलमारी से वो ताली का टुकड़ा निकला था। उसे याद आया, आयशा की आंखों में धोखा नहीं, सख्त सदमा था। अरसलान अपने सर को स्टीयरिंग पर मारकर खामोश आह भरता रहा। उसे लग रहा था कि उसने एक पल के शक और अपनी मां की गलत ममता की खातिर अपनी पूरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। आयशा इस दौरान अपनी दोस्त जोया के घर पहुंच चुकी थी। जोया ने जब उसे देखा तो हैरान रह गई। आयशा के जिस्म पर सर्दी और उसके चेहरे पर टूटता हुआ ईमान साफ नजर आता था। जोया, जो एक समझदार और वफादार दोस्त थी, उसने आयशा को गले लगा लिया। आयशा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? आयशा ने रोकर सब कुछ बता दिया। उसने सारा बेगम की शतरंज की चाल, ताली का इल्जाम और फिर अरसलान का यकीन तोड़ना सब कुछ वाज़ेह कर दिया। आयशा की आवाज में गहरा दुख था। वो सिर्फ मुझे चुराने वाली नहीं समझा जोया, वो उसे झूठ पर भरोसा था और मुझ पर जरा भी नहीं। मैं वापस नहीं जा सकती जब तक वो अपनी मां का झूठ ना जान ले। जोया ने उसे तसल्ली दी। अरसलान गाड़ी चलाते हुए जोया के मोहल्ले पहुंचा। उसका दिल जोर से धक रहा था। उसने जोया का घर ढूंढा और दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। जोया ने दरवाजा खोला। अरसलान का चेहरा पसीने और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। जोया, आयशा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। अरसलान की आवाज में एक बेबस लाचारी थी। जोया ने दरवाजा आधा खुला रखा और उसे गुस्से से देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने उसे बेइज्जती करके घर से निकाल दिया और अब क्या चाहते हो? अरसलान का सर झुक गया। नहीं जोया, मैं जानता हूं मैंने गलती की। मुझे सच पता चल गया है। मेरी मां ने झूठ बोला था। वो ताली, वो जेवर, सब कुछ। मेरी मां ने सब कुछ छिपाया था। अरसलान ने अपनी जेब से वो जंग आलूद ताली का टुकड़ा निकालकर जोया को दिखाया। मुझे आयशा से माफी मांगनी है। प्लीज जोया, एक बार मुझ पर यकीन करो। जोया ने जब वो ताली देखी और अरसलान के चेहरे पर सच्चा पछतावा देखा तो उसे यकीन हुआ। उसने अरसलान को अंदर आने दिया। आयशा दूसरे कमरे में बैठी थी। जब उसने अरसलान की आवाज सुनी तो उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई। अरसलान उस कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसका सर झुका हुआ था। आयशा, उसकी आवाज में गहरा दर्द था। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे यकीन को अपनी मां के झूठ के पीछे दबा दिया। मैंने तुम्हें चुराने वाली समझा, जबकि असल चोर कोई और था। उसने आहिस्ता से जमीन पर बैठकर उस ताली का टुकड़ा आयशा के कदमों में रख दिया। मुझे माफ कर दो आयशा, मैं वाकई बेयकीन और अंधा हो गया था। मैंने अपनी मां के झूठ को साबित करने के लिए तुम्हारी जिंदगी तबाह की। प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारी जगह इस घर में है। अरसलान की आंखों में गर्म आंसू थे। आयशा का दिल पिघलना शुरू हुआ।
उसने देखा कि अरसलान का पछतावा सच्चा है, लेकिन उसे अभी भी हिम्मत चाहिए थी। अरसलान, तुम्हारी माँ की नीयत क्या है? मैं नहीं चाहती कि कल फिर मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगे। अरसलान ने जोर से सर हिलाया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं आयशा, अब ऐसा नहीं होगा। हम इस मसले का हल निकालेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक तुम तैयार न हो जाओ, मैं तुम्हें वापस जीत कर ही दम लूंगा। आयशा ने कुछ वक्त मांगा। अरसलान ने वक्त दिया और वापस घर की तरफ चल दिया। जब अरसलान घर वापस पहुंचा तो देखा कि सारा बेगम जाग चुकी हैं। वो किचन में चाय बना रही थी। उनका चेहरा पुरसुकून था। अरसलान फौरन अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। उसका लहजा सादा था, लेकिन उसकी आवाज में गहरा दुख था। अम्मी, वो ताली, वो मुझे आपके कमरे में शेरू के पास मिली थी। सारा बेगम का रंग सफेद पड़ गया। चाय का कप उनके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिरकर टूट गया। तुम क्या कह रहे हो? उनकी आवाज कांप रही थी। अरसलान ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं जानता हूं अम्मी, आपने झूठ बोला। आपने वो ताली आयशा की अलमारी में छुपाई और जेवर भी आपने खुद निकाले। आपने सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि मैं आयशा को घर से निकाल दूं। सारा बेगम की आंखों में खौफ और शर्मिंदगी थी। मैंने सिर्फ इसलिए किया बेटा कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर रही थी। उन्होंने अरसलान का हाथ पकड़ना चाहा, मगर अरसलान ने अपना हाथ छीन लिया। वो तुम्हें मोहब्बत दे रही थी अम्मी। तुमने मोहब्बत नहीं, कंट्रोल चाहा। तुमने अपनी खुदगर्ज मोहब्बत की खातिर मेरा घर, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। आज मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा अम्मी। सारा बेगम जमीन पर बैठ गई। उनकी चीख गले में फंस गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है, अपने बेटे का यकीन। शेरू ने दरवाजे पर खड़ा होकर इस जज्बाती मंजर को देखा और वो आहिस्ता से खामोशी में वापस चला गया। सारा बेगम किचन की फुट्टी हुई जमीन पर बैठी, टूटते हुए बर्तनों और अपने टूटते हुए घमंड के दरमियान सिसकियां ले रही थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने अरसलान को वापस हासिल करने की कोशिश में उसे हमेशा के लिए खो दिया है। अरसलान ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो उसे नफरत नहीं कर सकता था, मगर उसे माफ भी नहीं कर सकता था। अरसलान ने गहरी सांस ली। अम्मी, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपने जो किया वो किसी भी हाल में काबिले कबूल नहीं। आपने मेरी बीवी को बेइज्जत किया और मेरा घर तोड़िया। मैं चाहता हूँ कि आप आयशा से माफ़ी मांगे और इसके साथ आपको कुछ वक्त अकेले रहना होगा ताकि आप अपने किए की सज़ा और पछतावा महसूस कर सके। अरसलान की आवाज़ में सख्त फैसला था। सारा बेगम ने सर उठाया। उन्हें उस सज़ा को मंजूर करना पड़ा। उन्होंने आहिस्ता से ठीक है बेटा कहा और अपने कमरे में चली गईं, जहां खामोशी उनका नया साथी थी। दोपहर तक अरसलान ने जोया के घर की तरफ गया। जब वो जोया के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि आयशा बाहर आंगन में खड़ी कुछ सोच रही थी। अरसलान आहिस्ता से उसके करीब गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आयशा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि तुम एक बार घर चलो। तुम्हें अपनी इज्जत वापस लेनी होगी और अम्मी जान तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। अरसलान, मगर क्या तुम्हारी माँ अपने किए पर शर्मिंदा है? अरसलान ने सर झुका लिया। वक्त बताएगा आयशा, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं इस घर में अब जुल्म नहीं, अमन होगा। मैं तुम्हारा सहारा हूं आयशा। आयशा ने फैसला कर लिया। उसने वापस आने पर राजी हो गई। जब वो दोनों घर वापस पहुंचे तो माहौल बड़ा संगीन था। शेरू जो दरवाजे पर बैठा था फौरन उठा और खुशी से दुम हिलाते हुए आयशा के पास आया। आयशा ने उसे गले लगा लिया। अरसलान आयशा को लेकर अपनी माँ के कमरे में गया। सारा बेगम बिस्तर पर बैठी थी। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। जब उन्होंने आयशा को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सारा बेगम आहिस्ता से बिस्तर से उठी और वो आयशा के कदमों में झुक गई। मुझे माफ कर दो आयशा, मैंने शैतान की तरह काम किया। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया और तुम्हें इस घर से निकाल दिया। मैं अपने बेटे की मोहब्बत के लिए अंधी हो चुकी थी। उनकी आवाज टूटी हुई थी। आयशा ने फौरन उन्हें उठाया। उसने सारा बेगम को गले लगा लिया। अम्मी जान, मैं आपको माफ करती हूं, लेकिन आइंदा कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। जिंदगी मोहब्बत और एतबार का नाम है। अरसलान ये मंजर देखकर मुतमईन हो गया। आखिरकार उसकी बीवी का दिल उसकी मां के गमन से बड़ा था।
मगर ये कहानी सिर्फ माफ़ी पर ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह ताला की तरफ से सजा और इंसाफ अभी बाकी था। आयशा के वापस आने के बाद सारा बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका ज़हनी और जिस्मानी दुख इतना गहरा हो गया कि वो बीमार रहने लगी। उन्हें हर वक्त वो पछतावा सताता था। एक दिन सुबह की नमाज के वक्त सारा बेगम ने आयशा से कहा कि उन्हें कबूल है कि उन्होंने बड़ा गुनाह किया। उसी दोपहर जब आयशा उन्हें खाना देने गई तो देखा कि सारा बेगम का जिस्म बिस्तर पर बेजान पड़ा है। उनकी रूह परवास कर चुकी थी। उनका चेहरा पुरसुकून था, जैसे उन्हें आखिरकार अपनी गलती का मुकम्मल एहसास हो गया हो। अरसलान और आयशा दोनों रोए। अरसलान को अपनी माँ की मौत का दुख था, मगर वो इस बात पर मुतमईन था कि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। ये उनकी सजा थी। सारा बेगम की मौत के बाद अरसलान और आयशा ने वो घर प्यार और मोहब्बत से दोबारा बनाया। जेवर वापस संदूक में रख दिए गए, मगर अब वो याद दहानी थे कि लालच और शक किसी भी रिश्ते को तबाह कर सकता है। आयशा ने उस घर को ममता और सुकून से भर दिया। शेरू, जो हमेशा खामोशी से सब कुछ देखता था, अब खुशी से हर तरफ भागता था। कहानी का सबक: वालिदैन की मोहब्बत बेशकीमती है, लेकिन जब वो मोहब्बत कंट्रोल और शख्सी लालच में बदल जाती है तो वो जहर बन जाती है। अल्लाह ताला कभी किसी का जुल्म और बदनीयती माफ़ नहीं करता। इंसाफ आखिरकार होता है और बुरा अंजाम बुराई करने वाले का मुकद्दर बनता है। मोहब्बत और ईमान हमेशा झूठ और धोखे पर गालिब आते हैं।